Hello everyone, welcome back to Vedantu JEE. My name is Pahul. If I'm audible and visible, please write you in the chat box. You know the drill. आज हम करने वाले हैं अल्कोहल्स का लेक्चर नंबर, ठीक है जी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अल्कोहल्स चैप्टर में। बहुत अच्छे रिएक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 4 लेक्चर हो चुके हैं। प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स इज डन, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स काफी सारे कर लिए हैं। आज भी कुछ रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स की बात करेंगे और फिर प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स में चले जाएंगे। तो पिछली क्लास में जो लास्ट रिएक्शन आपके साथ डिस्कस किया था मैंने, वो कौन सा था जी? वो था पर आयोडिक क्लीवेज ऑफ ग्लाइकोल। यस, ग्लाइकोल क्या होते हैं जी? ग्लाइकोल होते हैं अपने विसिनल डायोल्स। यस, तो आपको मैंने एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा था, है ना, और आपको इसकी ट्रिक बताई थी करने की। वो रिवाइज करते हैं क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसके हिसाब से, फिर और एग्जांपल्स देखेंगे इसके। तो मैंने आपको ऐसा केस दिया था, यस, OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप and another OH group, and what we were doing is we were trying to cleave it via HiO4. Yes, अब जनता इसको कैसे तोड़ा जाएगा? इसको कैसे तोड़ा जाएगा? देखो, HiO4 जो है, डायोल्स जो होते हैं, विसिनल डायोल्स, उनको तोड़ता है। मतलब आपके साथ साथ के 2 कार्बन जो हैं, अगर उन पे OH ग्रुप है तो इसको तोड़ेगा बीच में से HiO4, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कार्बन में साथ साथ OH ग्रुप है, तो यहां से तो टूटेगा ये स्ट्रक्चर। साथ साथ में OH है, यहां पे भी टूटेगा स्ट्रक्चर। बट अब देखो, इन दोनों कार्बन्स में एक साइड OH है, एक साइड CH3 है, तो यहां से ये स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा, ठीक है। ये सिली मिस्टेक नहीं करनी यहाँ पे, यहां और यहां बीच में नहीं टूटेगा, क्योंकि इधर CH3 है, इधर OH ग्रुप है। यस, तो सिर्फ ये जो 2 जगहें हैं, यहां से ही टूटेगा ये वाला स्ट्रक्चर, यहां से और यहां से नहीं टूटेगा। तो इसके टूटने से क्या क्या स्ट्रक्चर बनेगा जी? अब ये सबसे लेफ्ट साइड पे जो चीज है, इसका बनाते हैं प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, है ना। एक सेकंड, ये जरा पेन सही से चूज हो जाए। चलो, तो ऐसे है ये, एक OH ग्रुप तो था ही। अब जो पार्ट आपने तोड़ा है, मैंने आपको हिंट दिया था कि आपको सोचने के लिए ऐसा मान लो यहाँ पे एक और OH ग्रुप लग रहा है, ठीक है। अब आपको पता ही है कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो इसका क्या करना है, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देना है, और हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, यहां से बन जाएगा कीटोन, एसीटोन बन गया एक अपने पास, है ना। तो इस पर्टिकुलर हिस्से से अपने पास जो ये वाला हिस्सा है, यहां से आ गया एसीटोन जी। अब ये वाले हिस्से का क्या करें? जो ये बीच वाला हिस्सा है, इसमें क्या होगा? ये तो आपके पास है ही OH ग्रुप एक। अब जहां जहां से तोड़ा है वहां पे एक एक और OH ग्रुप लगाते जाओ, तो OH ग्रुप एक यहां आ गया, OH ग्रुप एक यहां आ गया, ठीक है। अब यहां से वही, अगर एक कार्बन पे 3 OH ग्रुप हो गए तो ये तो बहुत ही अनस्टेबल हो गया, है ना। तो इसको क्या करना है अपन ने? इसको चुपचाप से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देना है। जैसे ही हम वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेंगे, क्या बनेगा? ये C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, है ना। यहां से एक डबल बॉन्ड O बच जाएगा, एक OH तो अपने पास लगा ही हुआ है ऑलरेडी। यस, तो जनता यहां से बन गया आपके पास एसिड, ठीक है, यहां से बन गया एसिड। और इधर से क्या होगा, यहां पे एक और OH लग जाएगा और वो डबल बॉन्ड O बन जाएगा जैसे ही वाटर एलिमिनेट करेंगे। तो ये जो बचा हुआ सेक्शन है, इसका प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? ये वाली साइड वैसी की वैसे ही रही, ये बीच वाला बॉन्ड वैसे ही रही, ये कार्बन है, ये कार्बन है ना। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला समझ रहे हो ना। और यहां पे क्या बन गया आपके पास? यहां पे बन गया, ऐसा था, ऐसा OH, ऐसा OH। अब इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट जैसे ही आप कर दोगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा? यहां पे एक डबल बॉन्ड O बच जाएगा, दैट इज ऑल। तो आपके 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इस स्ट्रक्चर को HiO4 से रिएक्ट करवाने पे। एक स्ट्रक्चर बन रहा है आपका एसीटोन, एक बन रहा है आपका एसिटिक एसिड, और एक बन रहा है आपका ये विचित्र सा जो भी है। तो HiO4 के क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, जहां पे तो विसिनल डायोल है वहीं क्लीवेज करनी है। ऐसे केस में बॉन्ड तोड़ने मत बैठ जाना, ठीक है जी। फाइन, वेरी नाइस। चलो, और क्वेश्चन कराऊं अब आपको HiO4 के। चलो, मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस है HiO4 के, ये करते हैं। तो HiO4 क्या है ना, अब जब डायोल्स थे तब तो क्लीवेज अपन ने देख लिया, पर HiO4 इस तरह के केसेस में भी क्लीवेज करवा देता है, ठीक है। क्लीवेज बोलो तो बॉन्ड को तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ने को क्लीवेज कहते हैं। और यहां पे कौन सा बॉन्ड टूटेगा जी? अब ये बताओ, आपने क्या देखना है?
एक कार्बन है उसके ऊपर OH ग्रुप है, एक कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड O है। तो HiO4 का रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, उसमें होता क्या है, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसके आसपास जो ऑक्सीजन हैं वो आयोडीन के साथ जुड़ जाते हैं ना, आयोडीन के ऊपर 3 ऑक्सीजन और लगे होते हैं, ऐसा इंटरमीडिएट बनता है ना अपने पास। तो 2 कार्बन चाहिए, उन पे ऑक्सीजन होने चाहिए। अब वो ऑक्सीजन जैसे मर्जी दिखे, चाहे वो सिंगल बॉन्ड OH वाला हो, चाहे वो डबल बॉन्ड O वाला हो, जैसा भी हो, आपने यहां से इसको तोड़ना है तो आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सो 2 कार्बन हैं जिन पे ऑक्सीजन हैं, तो ये स्ट्रक्चर टूटेगा। ये टूटेगा तो आप कैसे इमेजिन करोगे? इमेजिन करने के लिए आप करोगे, यहां पे OH ग्रुप था ही, एक OH ग्रुप और लगा दिए जहां से टूटा है बॉन्ड। दूसरी साइड पे भी इतना तो था ही आपके पास, यहां पे एक और OH ग्रुप आपने लगा दिया। जी, इतना क्लियर हो गया? अब हमने यहां पे तो प्रोडक्ट मिल गया अपने को, है ना, दिस इज क्लियर, इसका कोई एलिमिनेशन नहीं होना, ये बन गया एसिटिक एसिड। यहां पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा जैसे ही, तो आपके पास बन जाएगा डबल बॉन्ड O। तो ये जो मैं दिखा रहा हूं ना आपको मल्टीपल OH लगाने वाला फंडा, ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन के लिए। रिएक्शन मैकेनिज्म में ये 2 चीजें अलग से नहीं बनती। रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा होता है आपको पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं। बोर्ड एग्जामिनेशन में बाय चांस अगर ये सवाल आएगा तो ये स्ट्रक्चर मत बना देना, ये एक्चुअल में बनता नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर इमेजिनेशन, यही प्रोडक्ट होते हैं फाइनली। ठीक है, कूल। तो ये एक तरीका हो गया समझने का, जब भी कार्बन हो उन पे ऑक्सीजन हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे सिंगल बॉन्ड O हो, HiO4 के पास कैपेबिलिटी होती है उनको तोड़ने की। ऑलराइट, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, बाय द वे कभी भी बीच में डाउट आता रहेगा ना आपको, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट से याद है, लाइक बटन भी दबा देना। तो जो भी आप कमेंट करके पूछोगे मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दे दूंगा। मेरे फोन में YouTube स्टूडियो की ऐप है, मैं उसको पढ़ता रहता हूँ, जो भी कमेंट आता है सारे के सारे रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, कोई चक्कर नहीं है। ये हो गया। चलो एक और स्ट्रक्चर देखें अब। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा है? सिमिलर है, ज्यादा फर्क नहीं है। एक OH ग्रुप है, यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O है, और इसके साथ एक और C डबल बॉन्ड O लगा दिया, और वहां पे एक और कार्बन है। तो अब यहाँ पे कितने बॉन्ड्स टूटेंगे जनता? हमारे सारे बीच वाले बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाएंगे। यस, एक यहां से भी टूटेगा और एक यहां से भी टूटेगा। दोनों कार्बन पे ऑक्सीजन है तो बीच वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अगेन इसको डालेंगे HiO4 में, तो यहां से क्या बन सकता है? यहां से हमने पिछले क्वेश्चन में देख ही लिया, यहां से बननी है एसीटोन। बढ़िया, बन गया। ये वाले केस को क्या करना है? ये वाले केस को क्या करना है? दोनों साइड अगर OH लगा दोगे, ये वाला इंटरेस्टिंग केस है जी, ये वाला इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान से देखो। तो ये कार्बन एक था, डबल बॉन्ड हो उसके ऊपर ऑलरेडी है, अब आपने दोनों साइड OH लगाना है। ये क्या हो गया जी? ये कैसी स्पीशीज बन गई? आपने अगर मेरी पिछली क्लास देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि K2Cr2O7 जब किसी भी फॉर्मिक एसिड को, है ना, या किसी भी 1 डिग्री अल्कोहल को, मिथाइल अल्कोहल को बार बार ऑक्सीडाइज करता है तो ये ऐसी स्पीशीज बनती है। ठीक है, ये पिछली क्लास में देखी थी अपन ने। तो अब इसके बाद क्या होना है जी? ये जब बन गया, इसके बाद यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करोगे आप। यस, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया, C डबल बॉन्ड हो एक तो था ही, एक और बन गया। तो यहां से आपके पास क्या बन रहा है? यहां से आपके पास बन रहा है CO2 प्लस H2O। यहां से आपके पास बनता है CO2 प्लस H2O। अच्छा, अब एक सेकेंड, H2O बनेगा कि नहीं इस केस में? जैसा कि मैंने आपको बोला, अब ये ध्यान रखना है, यहाँ ट्रिक लगानी तो है अपन ने, पर ध्यान से लगानी है। मैंने आपको बोला कि ये जो मल्टीपल OH लगाने वाली ट्रिक है HiO4 के केस में, ये ट्रिक है। असल में ये नहीं हो रहा, असल में आयोडीन दोनों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है, वहां पे थोड़ा सा खिलवाड़ होता है, बीच में से बॉन्ड टूट जाता है। तो ये मल्टीपल OH वाला खिलवाड़ जो है हम अभी के लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए। ठीक है जी, आपने यहाँ वाटर बनाना नहीं है, आपने क्या बनाना है? सिर्फ और सिर्फ CO2 बनाना है। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करने वाला जो चीज कर रहे हैं हम HiO4 के क्वेश्चंस में, ये इमेजिनेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, CO2 बन गया। बाकी यहां से क्या बनेगा जी? इस साइड से ऑब्वियस सी बात है, यहां से बन जाएगा आपका एक एसिटिक एसिड। फाइन। तो HiO4 की क्लीवेज वाले क्वेश्चंस मैंने काफी बार आते हुए देखे हैं, जेई मेंस में और जेई एडवांस्ड में।
अब ऐसा है कि जेई एडवांस्ड में क्वेश्चंस आया करते थे बड़े मजेदार मजेदार, फिर आजकल जेई मेन ने वो पुराने क्वेश्चंस को देख के क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए हैं। तो जेई एडवांस्ड के जो पुराने आपके सवाल रहते हैं प्रीवियस ईयर के, स्पेशली जो पुराने सब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट यूज करके जेई मेन वाले आजकल सवाल बनाते हैं। तो आपको जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, सब्जेक्टिव वालों पे भी ध्यान देना है। वो सेम पैटर्न्स जो हैं जेई मेन आजकल रिपीट करता है। ठीक है, चलो बढ़िया, ये हो गया। अब थोड़ा एक और मजेदार सवाल करें। चलो, ग्लूकोज पता है क्या होता है? ग्लूकोज पता है ना, C6H12O6। अब ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो बनाते हैं। आपको अभी याद नहीं रखना, ये बायोमोलिक्यूल्स आएगा उसमें मैं याद करवाऊंगा आपको अच्छे से कि कैसे याद रखते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अभी के लिए सिर्फ बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होता है थोड़ा। ये हाइड्रोजन है, इधर एक डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है। फिर अपन बनाएंगे 1 2 3 4 5 लाइन्स। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 एक OH ग्रुप हाइड्रोजन, और बाकी साइड जहां हाइड्रोजन है वहां OH लगाते जाओ, जहां OH है वहां हाइड्रोजन, ठीक है। OH 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 एंड H, ठीक है जनता। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कैपिटल D ग्लूकोज। ओके, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैपिटल D ग्लूकोज। हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में स्मॉल d और स्मॉल l देखा था ना, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। ये जो कैपिटल D है इससे रिलेटेड नहीं है। इसको कुछ ना कुछ करके कैपिटल D आता है, मैं मानता हूं, वो आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे, वो क्यूरोसिटी बनाए रखो बायोमोलिक्यूल्स के लिए। बट अभी के लिए आपको ये समझ के चलना है कि इस कैपिटल D में और इस स्मॉल d में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये डी ग्लूकोज बन गया अपना। अब हमने क्या किया, इसको HiO4 के साथ तोड़ दिया। जनरली HiO4 का जो ये रिएक्शन है ग्लूकोज के साथ किया जाता है टेस्ट करने के लिए कि हमारा ग्लूकोज है या कोई और शुगर है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, काफियों की ऐसी सिमिलर सी फॉर्म होती है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन फॉर्म्स को लेबोरेटरी में वेरीफाई करने के लिए कि आपके पास असल में क्या स्ट्रक्चर है, HiO4 की क्लीवेज का रिएक्शन भी किया जाता है। अगेन इसकी ज्यादा डिटेल्स आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में मिलेंगी। अभी के लिए ये सोचते हैं जी इसको कहां से तोड़ना है अपने को, है ना। इसको कहां से तोड़ सकते हैं ये देखते हैं। इधर से टूटेगा, इधर से भी टूटेगा, यहां से भी टूटेगा, यहां से भी टूटेगा, यहां से भी टूटेगा, है ना। वो सारी जगह से टूटेगा जिन दो कार्बन्स के ऊपर ऑक्सीजन है। ऊपर से टूटेगा तो क्या बनेगा जनता, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा पहला तो, है ना। यहां से बनेगा, क्या बनेगा, H, डबल बॉन्ड हो तो था ही, और अब लगा दिया OH। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट जो है कार्बन OHH, ये वाला पार्ट कार्बन OHH, ये वाला पार्ट कार्बन OHH, ये वाला कार्बन OHH, ये वाला, इसको बाद में देखते हैं चलो। बट आपको दिख रहा है कि ये वाला हिस्सा, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो चार हिस्से हैं ये एक ही तरह का प्रोडक्ट देंगे, क्योंकि चारों हिस्सों में क्या चल रहा है, एक कार्बन है, एक साइड पे OH है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसको इमेजिन कैसे करेंगे, कार्बन की वैलेंसी पूरी होती है चार चीजों से। एक सेकंड जनता, ये पेन जो है ना सही से सिलेक्ट होता नहीं है, और ये अभी एक रिंग ब्लू के आसपास है, एक रिंग ग्रीन के पास है, तो मैं कभी लिखूंगा ग्रीन आएगा, कभी लिखूंगा ब्लू आएगा, ये अजीब सा चलेगा अभी पेन। तो ये थोड़ा घटिया सा है भाई, चल रेड सिलेक्ट हो जा, नहीं हो रहा, चलो ब्लू से ही काम चलाते हैं, ठीक है। एक OH ग्रुप यहाँ चलेगा, एक OH ग्रुप यहाँ चलेगा, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है आपका एलिमिनेट हो जाएगा, और बचेगा क्या जी आपके पास, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो C डबल बॉन्ड हो, ये वाला डबल बॉन्ड हो है, तो वहीं बना देता हूं मैं, चलो C डबल बॉन्ड हो, ऊपर की तरफ हमारे पास OH है, और एक हाइड्रोजन तो है ही है। तो यहां से क्या बच गया अपने पास, यहां से हमारे पास बच गया अगेन फॉर्मिक एसिड। तो ऊपर से भी फॉर्मिक एसिड बना, 1 2 3 4 और फॉर्मिक एसिड बन गए, है ना। दिख रहा है, एक फॉर्मिक एसिड ऊपर से बना, बाकी जितने भी ये HCOH वाली चीजें हैं सबसे फॉर्मिक एसिड बन रहा है। तो टोटल फॉर्मिक एसिड्स कितने बन जाएंगे, 5 तो बन गए आपके पास फॉर्मिक एसिड्स। अब जनता, ये जो नीचे बचा है, आजा मेरे भाई, मत परेशान कर,
हो गया फाइनली। तो अब ये जो नीचे बचा है इसका क्या करें? कार्बन है, एक OH है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक OH अपन ने लगाना है, 2 OH हो गए तो यहां से क्या वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दो, तो ये बच गया आपके पास C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। तो 5 आपके पास बने फॉर्मिक एसिड्स और एक आपके पास बना फॉर्मेल्डिहाइड, है ना जी। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की स्पेलिंग लिख देता हूं, जिसको याद नहीं है याद रख ले। ओके, ये बन गई आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड और ये क्या बना आपके पास? फॉर्मिक एसिड। ठीक है जी, कूल, क्लियर। तो ग्लूकोस, डी ग्लूकोस का जब हम पैरायोडिक एसिड से क्लीवेज करते हैं तो ये स्पीशीज बनती है। तो लेबोरेटरी में आपने कोई शुगर ली, उसको क्लीवेज किया पैरायोडिक एसिड से, अगर ये बन गया 5 फॉर्मिक एसिड और एक फॉर्मेल्डिहाइड 5:1 रेशो में बन गए, तो आप कह सकते हो कि हाँ ये ग्लूकोस होगा। ठीक है, चलो। तो एक और इसी तरह का सवाल है जो आप खुद करोगे। ऑलराइट, एक और इसी तरह का सवाल है जो आप खुद करोगे। ये जो स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूं, ये स्ट्रक्चर है आपका फ्रक्टोज का, ग्लूकोज का ही भाई है ये। ठीक है, ग्लूकोज का ही भाई है ये। तो इसमें क्या चल रहा है? OH 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 एंड OH। ये स्ट्रक्चर्स कैसे आपको बनाने हैं, कैसे याद रखने हैं, ये मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में अलग से बताऊंगा। अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर क्या है। ये है जी डी फ्रक्टोज। तो इसका भी आपने क्या करना है? HiO4 के साथ रिएक्शन करना है और आप मुझे करके बताओ। ये अभी ऑब्वियसली चैट बॉक्स में या कमेंट में तो बता नहीं पाओगे, तो आराम से करो, इसको आराम से करो और आप कमेंट सेक्शन में आपस में भी डिस्कस कर सकते हो कि इसका आंसर क्या है। आप अगर सही आंसर दोगे तो मैं उसको लाइक कर दूंगा। अगर आप चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके बाकी स्टूडेंट से भी इस चीज की डिस्कशन कर सकते हो। जी, हो गया क्लियर? तो चलो, ये आपका हो गया डू इट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन, पैरायोडिक एसिड क्लीवेज ऑफ डी फ्रक्टोज। कूल, चलो। अब जनता आते हैं एक ऐसे रिएक्शन पे जो आपका लेबोरेटरी में काफी बार इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेबोरेटरी में ये रिएक्शन बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? मैं हेडिंग लिख देता हूं। इसको बोलते हैं जी हम विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट बोलते हैं इसको। देख रहे हो, बीच में 2 लाल रंग के आ गए अपने आप ही, क्योंकि वो 2 रिंग्स सिलेक्टेड है, वो एक रिंग अच्छे से सिलेक्ट हो नहीं रही। पर ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये बोर्ड अपना मूडी है थोड़ा। इस बोर्ड में भी एटीट्यूड है। चलो, सो विक्टर मेयर टेस्ट करेंगे। सो विक्टर मेयर टेस्ट क्या करता है? हमें लेबोरेटरी में हेल्प करता है फाइंड आउट करने की कि हमारे पास जो अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है। देखो, अभी हम बोर्ड पे कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बड़े आराम से दिख जाता है कि अच्छा जी ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, अच्छा जी ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है। पर लेबोरेटरी में क्या होगा? ये एक लिक्विड होगा, ये एक लिक्विड होगा। अब किसी बोतल में, किसी टेस्ट ट्यूब में एक लिक्विड पड़ा है अगर आपका, तो आप देख के थोड़ी बता सकते हो कि ये कौन सा अल्कोहल है। नहीं ना, वो लिक्विड तो लिक्विड जैसा दिखेगा। है कि नहीं? तो वो लिक्विड क्या है, किस तरह का है, वो डिसाइड करने के लिए हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, जिसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं। यस, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी क्वालिटेटिव एनालिसिस का पोर्शन है वो मैं लेक्चर्स में साथ साथ में आपके लिए कवर करता जाऊंगा। तो आपने मेरे लेक्चर ध्यान से देखने हैं पूरे पूरे। ये विक्टर मेयर टेस्ट जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वालिटेटिव एनालिसिस का एक पार्ट है। सो ये हमें हेल्प क्या करता है? विक्टर मेयर टेस्ट हेल्प्स अस डिस्टिंग्विश between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स के बीच में फर्क करने के लिए हमारे पास होता है विक्टर मेयर टेस्ट। तो इस विक्टर मेयर टेस्ट में जी हम करते क्या है वो दिखाता हूं मैं आपको। हम सबसे पहले चालू करते हैं एक अल्कोहल से। ठीक है, अभी हम चालू करेंगे लेट्स से एक 1 डिग्री अल्कोहल से, तो उसको मैं ऐसे दर्शा देता हूं।
क्यों दर्शाया ऐसे, R फिर एक कार्बन फिर OH, क्योंकि दिखा रहा हूं जबरदस्ती कि ये जो OH है एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है और ये कार्बन एक और कार्बन के साथ कनेक्टेड है। अगर ध्यान से सोचोगे तो समझ आएगा कि इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन और होंगे। हमने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में नहीं बनाए, कोई बात नहीं, पर यहां पे होंगे तो सही ना। यस, तो ये है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से शुरू करते हैं और देखते हैं कि गाड़ी कहां तक जाती है। सो विक्टर मेयर टेस्ट में पहला स्टेप होता है, ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट का पहला स्टेप होता है रेड फॉस्फोरस डालना, और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हम क्या डालते हैं, HI। तो रेड फॉस्फोरस हो गया हमारा कैटलिस्ट, HI हो गया हमारा रिएजेंट। ठीक है, आप चाहो तो HI ऊपर लिख लो ताकि पता लग जाए कि भाई ये रिएजेंट है हमारा, और रेड फॉस्फोरस नीचे लिख दो, तो रेड फॉस्फोरस एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो I नेगेटिव लिया है यहाँ पे अपन ने, है ना। HI क्या है, I नेगेटिव H पॉजिटिव, तो I नेगेटिव क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पे आपका रिएक्शन करेगा SN2 टाइप का, SN2 टाइप का रिएक्शन करेगा। प्राइमरी अल्कोहल है, जो भी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, एंड द फर्स्ट स्पीशीज यू गेट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। RI बन जाएगा, बीच में एक कार्बन अपन ने अलग से रखा है ताकि पता लगता रहे भाई 1 डिग्री है ये। ठीक है, सो ये बन गया RI। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसको रिएक्ट करना है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। AgNO2 ले लो, AgNO3 ले लो, जो भी ले लो। ठीक है, AgNO2 लेते हैं इस केस में, तो AgNO2 के साथ रिएक्ट करवा दिया अगर, तो आपको पता है AgNO2 क्या करता है जी, क्या करता है AgNO2, ये AgI बना के गायब हो जाएगा है ना जी, AgI जो है वो बना के गायब हो जाएगा, और R ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या लग जाएगा, ये जो NO2 नेगेटिव वाला पोर्शन था ये यहां लग जाएगा, आयोडीन निकल जाएगा, आयोडीन सिल्वर के साथ जाके AgI का प्रेसिपिटेट बना के बैठ जाएगा। तो यहां पे आपके पास क्या स्पीशीज बनने वाली है, यहां बनेगा आपके पास RNO2, बीच में एक कार्बन है दर्शाने के लिए कि ये 1 डिग्री है। यहां तक पहुंच गई गाड़ी, रेड फॉस्फोरस HI डाला, आयोडाइड बना, आयोडाइड के ऊपर AgNO2 डाला, AgI जो है वो प्रेसिपिटेट हो गया अपना। ठीक है, ये जो डाउनवर्ड एरो बनाते हैं हम केमिस्ट्री में, ये प्रेसिपिटेट्स के लिए बनाते हैं, और फिर हमारा बना RCNO2। अब इसके बाद क्या करना है, ऊपर जगह खाली करते हैं थोड़ी इसको बनाने के लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है जी, हमें इसमें डालनी है HNO2। इसके बाद हमें डालना है HNO2। HNO2 जनरेट करने का एक तरीका क्या होता है, NaNO2 प्लस HCl, जो हम डायजोटाइजेशन में यूज करते थे। ठीक है, तो HNO2 यहां पे डालेंगे, तो HNO2 इसके साथ ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन करेगा। कैसा करेगा मैं यहां दिखाता हूं आपको। तो आपके पास RCNO2 तो है ही, है ना। अब हमने बताया था कि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हैं, इस तरह से बना लो जी नोटबुक में। साथ ही साथ आप HNO2 को भी बनाओ। HNO2 को कैसे बनाना है, देखो, नाइट्रोजन है, इसके साथ एक OH ग्रुप है, इसके साथ एक डबल बॉन्ड O है, यही है HNO2। अब आप इसमें नोटिस करो कि ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर हम ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अगर इनको मिला के हटा दिया, अगर इनको मिला के हटा दिया, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया, डिहाइड्रेशन हो गई यहां पे, -H2O, तो बचेगा क्या जी आपके पास, जरा बनाओ स्ट्रक्चर, क्या बचना चाहिए आपके पास। आपके पास बचेगा कुछ ऐसा RCNO2, और यहां पे कार्बन का अब क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि आप कार्बन के 2 बॉन्ड निकाल रहे हो ना हाइड्रोजन के साथ, तो डबल बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, नाइट्रोजन के साथ। बीच में से H2O निकाल दिया, C डबल बॉन्ड N हो गया, यहां बना OH। बढ़िया। इस स्ट्रक्चर को कहते क्या है पहले ये बता देता हूं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, ग्रीन मेरे पेन आजा, आ गया इसको हम बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। ऑलराइट, ये साथ साथ में लिखते जाइएगा प्लीज। इसको हम कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। इस स्पीशीज का नाम होता है नाइट्रोलिक एसिड। तो 1 डिग्री अल्कोहल से अगर शुरू करेंगे तो हमारे पास नाइट्रोलिक एसिड बनता है। अब नाइट्रोलिक एसिड की खास बात यह है, ठीक है, नाइट्रोलिक एसिड की खास बात यह है कि अगर हम इसको KOH के अंदर डालेंगे, KOH क्या करता है आपका, KOH किस तरह का, बेसिक है। KOH को हम बोल सकते हैं ये अल्कलाइन है। तो ये जो नाइट्रोलिक एसिड को अल्कलाइन मीडियम में जब हम डालते हैं, नाइट्रोलिक एसिड को अल्कलाइन मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा, ये H पॉजिटिव निकलेगा, इसके साथ लगेगा, है ना। क्या होगा समझ रहे हो, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा,
OH नेगेटिव के साथ लगेगा वो तो पानी बन जाएगा, यहां बनेगा O नेगेटिव और K पॉजिटिव इस O नेगेटिव के साथ टिक जाएगा आके, एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो जो आपके पास सॉल्ट बनता है ना यहां पे, ठीक है, जो आपके पास सॉल्ट बनता है यहां पे वो होता है आपका, आजा मेरे भाई, हाँ वो होता है आपका रेड कलर का सॉल्ट, ठीक है। ये चीज है अपने पास काम की। हमने शुरू किया प्राइमरी अल्कोहल से, पहले डाला रेड फॉस्फोरस HI, आयोडाइड बना, आयोडाइड के ऊपर डाला AgNO2, AgNO2 डाल के बना NO2 वाला स्ट्रक्चर, है ना, नाइट्रो वाला कंपाउंड बन गया। नाइट्रो कंपाउंड में हमने HNO2 डाला, तो यहां से वाटर एलिमिनेट करने के बाद बना अपने पास नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड को हमने KOH में डाला, अल्कलाइन मीडियम में डाला, तो जो सॉल्ट बना फाइनली वो हो गया रेड कलर का। प्राइमरी अल्कोहल्स गिव रेड कलर विद विक्टर मेयर टेस्ट। अगर लाल रंग का सॉल्यूशन बन जाए प्राइमरी अल्कोहल, अच्छे से लिख लो इसको, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन मैकेनिज्म है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें विक्टर मेयर टेस्ट में। तो विक्टर मेयर टेस्ट के ना हर स्टेप से क्वेश्चन आ सकते हैं। जेई मेन में कोई बीच का स्टेप पूछ लेंगे ये जो स्पीशीज बनती है विक्टर मेयर में इसका नाम क्या है, नाइट्रोलिक एसिड, आपको पता होगा तो सही नंबर आ जाएंगे। जेई एडवांस्ड में कुछ ना कुछ कीड़े कर देंगे बीच बीच में ठीक है, दोनों प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों अल्कोहल्स का पूछ लेंगे, कुछ ना कुछ पैसेज बना देंगे एटसेट्रा। तो विक्टर मेयर टेस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये हो गया 1 डिग्री के लिए। अब क्या करते हैं, 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री अल्कोहल का देखते हैं क्या होता है। स्टेप सारे सेम है, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए भी स्टेप सारे सेम है। इससे क्या होगा, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, जब सारे स्टेप एक एक करके दोबारा बनाएंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो बनाते हैं जी, स्टार्ट करते हैं किससे, एक 2 डिग्री अल्कोहल से। सो 2 डिग्री अल्कोहल को कैसे बनाऊं जी, मैं ऐसे बना दूं, R है, अरे R है और ऐसे बना दूं OH, चलेगा। 2 डिग्री अल्कोहल हो गया ना, एक जगह CH3 एक जगह R है, OH है, बढ़िया। अब पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था हमारा रेड फॉस्फोरस एंड HI डालने का। इसमें क्या बनता है, आयोडाइड। अब यहां पे भी SN2 SN1 दोनों रिएक्शन हो सकते हैं। ये जनरली आपका SN2 रिएक्शन होता है, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। SN1 रिएक्शन भी हो सकता है यहाँ पे क्योंकि 2 डिग्री है, ठीक है। तो यहां से आपके पास बन गया RI, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन गई अपने पास। अब इसके बाद हमने क्या करना था इसको, इसके बाद हमने AgNO2 से रिएक्ट करना था। यहां से AgI जो है आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा और बचेगा आपके पास नाइट्रो एल्केन। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये 2 डिग्री वाला बचा। इसमें फिर से क्या डालेंगे हम, HNO2 डालेंगे। अब HNO2 इसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे रिएक्ट करेगा दिखाता हूं, देखो R है ना, R के साथ एक कार्बन लगा, ये वाला कार्बन है जिसपे हमारा NO2 लगा हुआ है, ठीक है। अब इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन बचे हैं, एक ही हाइड्रोजन बचा है, उस एक हाइड्रोजन को इधर लिखो। अब आपने ध्यान देना है कि मैं HNO2 के साथ रिएक्शन कैसे कर रहा हूं इसका। देखो ये NO है, इसके राइट साइड पे लगा दो OH। पिछले अभी अपना नोट्स देखो क्या किया था हमने इधर डबल बॉन्ड O लगाया था, ऊपर OH लगाया था, है कि नहीं, नहीं हमने क्या किया था, हमने यहां अपन ने ऊपर डबल बॉन्ड लगाया था, यहां OH लगाया था ना पिछले केस में भी। यहां पे उल्टा करना है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, आई एम सॉरी। यहां पे हमने उल्टा करना है, हमने करना है यहां राइट साइड पे डबल बॉन्ड O लगा दो, ऊपर OH लगाओ। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखो, जैसे ही करूंगा तो समझ आ जाएगा। आई एम श्योर आप लोगों ने, काफी लोगों ने ऑब्जर्व कर ही लिया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं इधर। तो इधर अब देखो, ये जो एक हाइड्रोजन है इस OH के साथ मिलके वाटर एलिमिनेट कर देगा। पिछले केस में क्या था, 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास ही थे, तो हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए था, तो डबल बॉन्ड O के साथ कंबाइन किया था उन 2 हाइड्रोजन को। इधर क्या हो रहा है जी, हमारा कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक OH ग्रुप हमने यहां से ले लिया, तो इसके साथ वाटर बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड O को यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास कैसी स्पीशीज बनेगी वो देखो जरा। इसके पास हमारे पास स्पीशीज बनती है ये NO2, यहां पे एक कार्बन तो था ही पहले, और इधर क्या लग गया, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। चमका,
यहां पे डबल बॉन्ड कार्बन के साथ नहीं लगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ ही है यहां पे, ठीक है। ये जो स्पीशीज बनती है इसका नाम होता है सूडो नाइट्रोल, सूडो नाइट्रोल। पिछला वाला था नाइट्रोलिक एसिड, इसको हम बोलते हैं सूडो नाइट्रोल, ठीक है। नाइट्रोल क्या होता है, सर्च करना, खोज के देखना क्या होता है नाइट्रोल। अब जनता, इस स्पीशीज को जब हम KOH में डालते हैं, यानी कि अल्कलाइन मीडियम में डालते हैं, जब अल्कलाइन मीडियम में डालते हैं इसको, तो क्या बनता है, यहां बन जाता है ब्लू कलर का सॉल्ट। इसको KOH में अगर आप डालोगे तो आपका बन जाएगा ब्लू कलर का सॉल्ट। फाइन, तो ब्लू कलर जो सोल्यूशन है उसमें वो घुला रहेगा सॉल्ट, मतलब सोल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा इस केस में। पिछले केस में सोल्यूशन रेड कलर का हो जाएगा, इस केस में सोल्यूशन जो है आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। ऑलराइट, नाइस। तो यहां पे ब्लू कलर अगर आपके पास आ गया तो ये हो गया आपका टेस्ट फॉर 2 डिग्री अल्कोहल्स। तो 1 डिग्री अल्कोहल लाल रंग देंगे, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर देंगे, ठीक है जनता। अब हम 3 डिग्री अल्कोहल्स के साथ क्या कर सकते हैं, यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, फटाफट इधर ही मॉडिफिकेशन कर देते हैं थोड़ी थोड़ी। 3 डिग्री अल्कोहल के लिए यहां पे एक और कार्बन लगा दो, यहां पे एक और कार्बन लगा दो, यहां पे एक और कार्बन लगा दो। अब 3 डिग्री अल्कोहल में ऑब्वियस सी बात है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे वो SN1 वाले होंगे, ठीक है। अब जनता, इसके बाद जब HNO2 डालते हैं हम, अब इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन बचा ही नहीं, ये जो कार्बन है इस पे कोई हाइड्रोजन बचा नहीं ना अब। तो यहां पे क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल्स के साथ, 3 डिग्री अल्कोहल्स के साथ ना आगे कोई रिएक्शन ही नहीं होता, ठीक है। यहां पे हमारे पास नो रिएक्शन। HNO2 डालने के बाद रिएक्शन ही नहीं हुआ, इसके पास बेस डाल दो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ यहाँ पे। तो जनता, 3 डिग्री अल्कोहल के केस में होता क्या है, हमें मिलता है कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल के केस में हमें मिलता है कलरलेस सॉल्यूशन। तो विक्टर मेयर टेस्ट समझ आ गया, लेबोरेटरी में ये विक्टर मेयर टेस्ट करोगे एक स्टेप बाय स्टेप। प्राइमरी अल्कोहल के साथ आपको मिलेगा रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ मिलेगा ब्लू कलर, और टर्शरी अल्कोहल के साथ मिलेगा कलरलेस सॉल्यूशन। 3 तरह के अल्कोहल्स में आप फर्क बता पाओगे विक्टर मेयर टेस्ट के थ्रू, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका बहुत बढ़िया विक्टर मेयर टेस्ट। क्वालिटेटिव एनालिसिस का पार्ट है ये, अल्कोहल्स के चैप्टर में साथ साथ ही आपको करवा भी दिया अपन ने, बहुत बढ़िया, ठीक है जनता। इसको नोट कर लो अच्छे से, ज्यादा कोई वो नहीं है इसमें, देयर इज नो ट्रिकी बिजनेस ओवर हियर, कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल सिंपल सा है, बढ़िया। चलो अब जनता अगला रिएक्शन करते हैं, जो मैंने आपको पहले ना कहीं दिखा रखा है, ठीक है। पहले ये रिएक्शन मैंने आपको कहीं ना कहीं दिखा रखा है, और इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। हम क्या बनाएंगे, ईथर बनाएंगे। यहां पे ईथर क्या होता है जनता, प्रिपरेशन ऑफ ईथर चालू हो चुका है, ठीक है। ईथर क्या होता है, ईथर होती है ऐसी स्पीशीज जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन लगे हो, ईथर। फाइन, ये क्या होता है, डाई इथाइल ईथर। फाइन, तो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू, बड़ा ही सिंपल सा ना, ये विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस एक SN2 रिएक्शन होता है। तो इसमें हम लेते क्या है, देखो, एक आपने लेना है OR नेगेटिव, अल्कोहल का एल्कोक्साइड आयन बना के लेना है। ये मैंने सोडियम के साथ एल्कोक्साइड आयन कैसे बनाते हैं ये भी पिछली से पिछली क्लास में बताया था आपको मैंने, है ना। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल लाइक एन एसिड वाले केस में किया था अपन ने। ये यहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन का सोडियम के साथ बॉन्ड बन जाता है, तो यहां पे नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन आपने क्रिएट कर दिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक सिंपल सी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, ये क्या होती है, स्मॉल यानी कि 1 डिग्री या मिथाइल टाइप की अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम SN2 रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं। SN2 रिएक्शन में जो हमारा अल्काइल हैलाइड होता है या जो भी सबस्ट्रेट होता है, उस पे रिएक्शन तभी होगा जब ये आराम से निकल जाएगा, है ना। अब ये स्ट्रॉन्ग स्पीशीज है ना,
ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा जब ये छोटा होगा, 1 डिग्री होगा। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे आराम से SN2 हो जाता है। पर अगर ये 3 डिग्री हुआ तो क्या होगा, सोच के देखो, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में मैं। 3 डिग्री हुआ तो क्या होता है। तो जनता यहाँ पे ऐसे रिएक्शन करोगे, ये निकलेगा और फाइनली आपके पास क्या बनेगा, फाइनली आपके पास बन जाएगा R। इसको कलर कोडिंग सही से करके बनाते हैं जरा, RO, और दूसरी साइड आपके पास बन जाएगा R। ये लाल वाला जो है इसको R' लिखा था तो R' ही लिखते हैं यहाँ पे। तो ये बन गया अपने पास, क्या बन गया, ईथर बन गया जी। वेरी नाइस। So we started with an alkoxide ion. We reacted it with a small halide and then it gave me an ether via SN2 reaction. तो 2-3 इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं, सवाल यानी कि देख लेते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस के। एक तो बड़ा सिंपल सा सवाल है जी, ठीक है, कि आपने यहाँ पे ले लिया मान लो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का सॉल्ट विद सोडियम, तो अल्कोक्साइड आयन ले लिया इसका और साथ में ले लिया आपने जैसे कि CH3Br। तो क्या होगा यहां से, ये भाई साहब यहां आके रिएक्ट करेंगे और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपके पास, आपके पास बन जाएगा OCH3। सिंपल, वेरी सिंपल, राइट, क्लियर। अगर आपने यहां पे टर्ट ब्यूटाइल O नेगेटिव लिया होता, यहां पे देखो एलिमिनेशन तो हो नहीं सकती ना। ये जनरली कैसा एक्ट करता है, एज अ बेस एक्ट करता है। E1CB में देखा था हमने, टर्ट ब्यूटाइल ऑक्साइड आयन, है ना, ये जनरली एज अ बल्की बेस रिएक्ट करता है। पर यहां पे इसके पास ऑप्शन ही नहीं है बल्कि बेस की तरह रिएक्ट करने को, सिर्फ मिथाइल है। यहां से क्या ही हाइड्रोजन एलिमिनेट करोगे, तो ये कार्बन पर रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन निकल जाएगा, आपके पास ईथर बनेगा जिसमें एक जगह आपके पास टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लगा है, एक जगह आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, फाइन। अब जनता एक इसका उल्टा केस करते हैं, है ना, एक उल्टा केस बनाते हैं और साथ साथ में आप प्लीज ये सारे केस नोट करते रहना। मैं वही केस बता रहा हूं जिसका क्वेश्चन में एप्लीकेशन आ सकता है, ठीक है, तो जान के ये सब केसेस मैं आपको बता रहा हूं। तो मान लो आपने ये ले लिया, ठीक है, CH3O नेगेटिव मिथॉक्साइड आयन ले लिया आपने, मिथॉक्साइड आयन लिया, साथ में आपने ले लिया ये वाला हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड ले लिया। तो यहां पे रिएक्शन कैसा होगा जनता, अगर इधर मैं रिएक्शन करना चाहूंगा तो क्या मेरे को SN2 रिएक्शन मिलेगा, क्या मेरे को यहां पे SN2 रिएक्शन मिलेगा? SN2 रिएक्शन होता ही नहीं है 3 डिग्री हैलाइड्स के साथ, है ना। तो यहां पे हो क्या जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग स्पीशीज है, ये अब स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट कर जाएगा और आपको यहां पे मिल जाएगा एक E2 रिएक्शन। SN2 का साथ का भाई मिल जाएगा, E2 मिल जाएगा, और E2 में आपके पास एलिमिनेशन के बाद क्या बचेगा, ये बच जाएगा। ये वाला एग्जांपल बहुत जगह करा दिया मैंने अब, कि आपको न्यूक्लियोफाइल वाला रिएक्शन करना था, पर क्योंकि हमारा ये जो सबस्ट्रेट है ये SN2 के लिए अच्छा नहीं है, तो ये चुपचाप E2 रिएक्शन दे देगा। आप कहोगे सर SN1 क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि हमने यहाँ स्ट्रॉन्ग स्पीशीज ली है रिएक्शन के लिए, है कि नहीं। जैसे ही मैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस जैसे ही मैं ले लेता हूं, मेरा SN2 और E2 की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, SN1 की पॉसिबिलिटी घट जाती है, क्योंकि SN1 में बनता है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के बनने के लिए, उसको रीअरेंज होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। इसके पास ना उतना वक्त है, इसके पास उतनी पेशेंस नहीं है, ये फटाफट जाके एक बार में रिएक्ट करना चाहता है, सिंगल स्टेप में रिएक्ट करना चाहता है, इसीलिए यहाँ पे E2 हो जाएगा। E2 is also a single step reaction, right? Concerted reaction है। तो जनता ये हो गया आपका विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। अब सिंपल सी बात पूछता हूं एक, ठीक है, ये विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस हो गया। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर आपको एक इस तरह का ईथर बनाना है, ठीक है, मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगा, आप मेरे को बताओ अगर इस तरह का ईथर आपको बनाना तो कैसे बनाओगे फिर? इफ यू वांट टू मेक दिस टाइप ऑफ एन ईथर, तो क्या क्या स्पीशीज यूज करोगे आप, हैलाइड कौन सा यूज करोगे और एल्कोक्साइड आयन कौन सा यूज करोगे? 2 ऑप्शंस देता हूं, आपने मुझे बताना है सही कौन सा वाला ऑप्शन है, ठीक है।
एक ऑप्शन तो हो गया आपका सिंपल सा ये कि आपने ले लिया जी फिनाइल ब्रोमाइड, ओके, और साथ में ले लिया CH3O नेगेटिव, इसके साथ Na पॉजिटिव होगा, चलो ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कैसा दिखेगा जी वो बताता हूं मैं। ऑप्शन नंबर बी मान लो आपका ऐसा है जिसमें आपने लिया एक फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। ये जब फिनॉल को हम आयन में कन्वर्ट करते हैं इसको हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, ओके। और साथ में मैं लेता हूं मान लो CH3Br। तो अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है ये वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए। आपको पता ही है कि SN2 रिएक्शन करना है, और जनता मैंने आपको SN2 की क्लासेस में भी बताया था ये कि अगर हम किसी फिनाइल स्पीशीज पे रिएक्शन करना चाहते हैं SN2 का, ये नहीं हो पाएगा। फिनाइल एंड विनाइल स्पीशीज आर बैड फॉर SN2। ये दोबारा से याद कराता हूं मैं आपको, ठीक है। फिनाइल एंड बेंजाइल हैलाइड्स या कोई भी चीज हो, हैलाइड्स और एनी स्पीशीज इज बैड फॉर SN2। इवन SN1 के लिए भी बहुत घटिया होती हैं ये चीजें। ना यहाँ पे कार्बोकेटायन अच्छा बनता है और ना ही यहां पे अटैक अच्छा होता है। क्यों ऐसा होता है जी? जाके वापस SN2 की क्लास रिवाइज करो, सब बताया उसमें कि ऐसा क्यों होता है। ओके, सो फिनाइल एंड बेंजाइल स्पीशीज, सॉरी बेंजाइल लिख दिया मैंने, मेरा दिमाग कभी कभी नहीं चलता। फिनाइल एंड विनाइल स्पीशीज, आई एम वेरी सॉरी। बेंजाइल अच्छा होता है जी, वेरी सॉरी, बेंजाइल बहुत अच्छा होता है SN2 दोनों के लिए। फिनाइल एंड वाइनाइल स्पीशीज आर बैड, ओके। वाइनाइल स्पीशीज कैसी दिखती है? डबल बॉन्ड के ऊपर ही एक क्लोरीन लगा हो। ये क्या है? इथीन है, इथीन के ऊपर ही एक जगह क्लोरीन लगा, तो ये हो गई आपकी विनाइल स्पीशीज या वाइनाइल स्पीशीज, जो भी बोलना आप बोल सकते हो। सो वाइनाइल स्पीशीज जो होती है और फिनाइल स्पीशीज जो होती हैं, ये दोनों बहुत ही खराब होती हैं SN1 और SN2 के लिए। अगर आपके पास बेंजाइल स्पीशीज होगी तो बहुत अच्छी होगी SN1 SN2 के लिए, ठीक है। बेंजाइल स्पीशीज कैसी दिखती है? एक आपके पास बेंजीन है, उसके ऊपर कार्बन है, उसके ऊपर ब्रोमीन है, तो ये हो गई बेंजाइल स्पीशीज। ये हो गई आपकी एलाइल स्पीशीज, ठीक है। ये हो गई आपकी एलाइल स्पीशीज। एलाइल स्पीशीज इज वेरी गुड फॉर SN1 एंड SN2, क्योंकि यहाँ पे मस्त अटैक होता है, वहां पे नहीं हो सकता। क्यों? इसका रीजन आप जाके SN2 की क्लास में देखो। मैं क्यों बोल रहा हूं वहां जाके देखने के लिए? क्योंकि अगर आपने SN2 के बेसिक्स नहीं पढ़े तो आपके नंबर बहुत खराब हो सकते हैं कहीं भी जाके एग्जाम्स में। SN2 जरूरी रिएक्शन मैकेनिज्म है, प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। कर लोगे ना? ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये हो गया आपका विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, ओके। अच्छा, मान लो आपको इस तरह का एक ईथर बनाना है। अगर आपको ऐसा एक ईथर बनाना है फिर क्या करोगे? थोड़ी गूगली फेंक रहा हूं आपके सर पे मैं। अब क्या करूं मैं? दोनों ही घटिया हैं, है ना जी? ये तो दोनों ही घटिया हो गए। ये आपका इस साइड भी SN2 नहीं हो सकता, आपका इस साइड भी SN2 नहीं हो सकता। तो ये वाला ईथर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? सोचो जरा, कैसे बनाओगे ये वाला ईथर? इसके ऊपर किसी तरह से SN1 कर सकता हूं मैं? सोचना, इसको किसी तरह SN1 करवाना है। इस तरह का ईथर अगर बनाना तो कैसे बनाओगे? सोच के देखो। हिंट दे देता हूं। हिंट ये है कि आप लोगे पहले तो ये वाला ब्रोमाइड। वो वाला क्यों लोगे, ये वाला क्यों नहीं लोगे? देखो, ये वाला साइड जो आपका क्या कहते हैं, अगर आप बनाओगे फिनाइल हैलाइड, तो वो तो ना ही SN1 के लिए अच्छा है ना ही SN2 के लिए अच्छा है ना? आपको लेना पड़ेगा इस साइड से एक, क्योंकि इस पे एटलीस्ट SN1 तो हो सकता है। अब इस पे SN1 कराने के लिए आप इसको कैसे इंटरेक्ट करवाओगे इसके साथ, वो सोचो। मेरे दिमाग में पता क्या आ रहा है? मैं करूंगा इसको ना AgNO3 के साथ रिएक्ट करा देता हूं। AgNO3 क्या करता है? जबरदस्ती हैलाइड्स को कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करता है, जबरदस्ती, ठीक है। तो ये मैंने जैसे ही इसको कार्बोकेटायन में कन्वर्ट किया, मैं अब इसके साथ डाल देता हूं फिनॉल। फिनॉल क्या होती है जी? ये बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप लगाते हैं तो इसको बोलते हैं फिनॉल।
तो हाँ, मैं इसका रिएक्शन फिनॉल के साथ करवा देता हूँ, फिनॉक्साइड आयन के साथ क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग स्पीशीज होती है, फिर वो इसके साथ डायरेक्टली एलिमिनेशन करवाना शुरू कर देगी। हमें लेनी है वीक स्पीशीज, नो नेगेटिव चार्ज ओवर हियर, एकदम न्यूट्रल स्पीशीज। तो ये अब जाके धीरे धीरे इसके ऊपर अटैक कर सकता है, SN1 रिएक्शन हो जाएगा यहां पे, ठीक है ना। तो SN2 रिएक्शन से ईथर बनाने के कुछ लिमिटेशन होते हैं, वो आपने समझ लिए। विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको किसी भी तरह का ईथर बना सकते हो आप, सिमेट्रिक हो एसिमेट्रिक हो, बना सकते हो। बस ये है कि आपको थोड़ी सिंपल स्पीशीज यूज करनी पड़ेगी ताकि SN2 रिएक्शन की आपकी यील्ड जो है अच्छी आए। नहीं तो आपके कुछ ना कुछ रैंडम साइड प्रोडक्ट बनते रहेंगे, SN2 होगा नहीं E2 हो जाएगा, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, है ना। तो ये एक तरीका है इस तरह के ईथर्स को बनाने का। फाइन, बहुत बढ़िया। चलो अब जनता, ईथर्स की प्रेपरेशन का ना, ठीक है, ईथर्स की प्रेपरेशन का ना एक और तरीका होता है। ईथर्स की प्रेपरेशन का एक और तरीका बता रहा हूं, जो कि है हमारा इंडस्ट्रियल मेथड। ओके, इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड टू मेक ईथर्स। ऑलराइट, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जनरली पता है किसके लिए यूज होता है? ये मेथड जनरली यूज होता है आपका डाईमिथाइल ईथर बनाने के लिए, बहुत आराम से बनता है। डाईइथाइल ईथर भी इससे ठीक ठाक तरीके से बन जाता है। बताता हूं क्या मतलब है इसका। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक वन अल्कोहल। आपने यहां पे ले लिया मीथेनॉल, ठीक है, और इसमें रिएजेंट क्या डालते हैं? आपने ये रिएजेंट 50 बार देख लिया अब इस चैप्टर में और पिछले चैप्टर में मिला के। हम इसमें डालते हैं H2SO4। H2SO4 का मतलब है हम H पॉजिटिव डाल रहे हैं और साथ में इसको देते हैं हीट। जनता, ये कौन सा रिएक्शन होता है? ये आपने कितनी बार देखा हुआ है? दिस इज द रिएक्शन फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, राइट। अब मीथेनॉल में आपकी एलिमिनेशन तो हो नहीं सकती, है कि नहीं? यहां पे आपके पास बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं एलिमिनेट कराने के लिए, डबल बॉन्ड तो बना ही नहीं सकते। तो इधर क्या होता है डिहाइड्रेशन के केस में, ये एक और मीथेनॉल के आसपास आता है। अब आप मीथेनॉल का एक मॉलिक्यूल थोड़ी लोगे रिएक्शन करते टाइम, मीथेनॉल का पूरा बाल्टी लोगे या टेस्ट ट्यूब लोगे, बीकर लोगे, जो भी लोगे, तो उसमें बहुत सारे मीथेनॉल के मॉलिक्यूल्स होंगे ना। तो ये दो मॉलिक्यूल्स मीथेनॉल के आपस में आते हैं आसपास, और यहां से क्या हो जाता है डिहाइड्रेशन कुछ इस तरह से, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक ऑक्सीजन जो है CH3 पे अटैक करता है, दूसरा OH निकल जाता है, ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो इसको, ठीक है। फाइन, इसका पूरा प्रोसीजर कैसा दिखेगा मैं चलो बता देता हूं आपको। तो हुआ क्या जी, आपने क्या किया, एक कोई तो ये लिया अल्कोहल, अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल लिया, H पॉजिटिव के पास आएगा, यहां क्या हो जाएगी, प्रोटोनेशन हो जाएगी, CH3 OH2 पॉजिटिव, और ये अब बन गया गुड लीविंग ग्रुप, है ना। तो इस टाइम पे क्या है, एक दूसरा मॉलिक्यूल जो है CH3OH का, CH3OH का दूसरा मॉलिक्यूल जो है, इसका लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, लाइक एन SN2 रिएक्शन ओनली। उसी टाइम ये OH2 निकल जाएगा, आपके पास बन जाएगा CH3O CH3H विद अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर OH है। तो आपको पता ही है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन चल रहा है, एनर्जी है, यहां से आप एक H पॉजिटिव निकाल दो, फाइनली आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट कैसे बनता है वो तरीका समझ गए ना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे दूसरा अल्कोहल अटैक कर देगा, सिंपल सी बात है, SN2 जैसा रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे। वेरी नाइस। आपको सर SN1 क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भैया 1 डिग्री स्पीसीज है, 1 डिग्री या मिथाइल स्पीसीज है, यहाँ पे कहाँ बनाओगे कार्बोकेटाइन, परेशान हो जाएगा कार्बोकेटाइन बनाओगे तो, ठीक है। तो जनता, अब इसके बाद क्या करना है, बन गया आपका प्रोडक्ट बेसिकली CH3O CH3 बन गए यहाँ पे। तो क्योंकि हमने मीथेनॉल लिया यहाँ पे जिसकी 100% यील्ड आती है, क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड यानी कि एलिमिनेशन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 100% यील्ड आपकी आ जाती है डाईमिथाइल ईथर की, ठीक है। डाईमिथाइल ईथर की आपके पास आ गई 100% यील्ड, वेरी नाइस। अब क्या करते हैं, हम यहां पे लेते हैं डाईइथाइल ईथर, ओके, यहां पे इथेनॉल लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं डाईइथाइल ईथर। तो हमने क्या लिया, इथेनॉल।
तो इथेनॉल के केस में क्या बन जाएगा आपके पास, ईथर कौन सा बनेगा, ऑब्वियसली आपके पास बनेगा डाई इथाइल ईथर, जो हम ग्रिनियार्ड रिएजेंट को बनाते टाइम यूज करते हैं, ड्राई ईथर यूज करते हैं ना, चमगादड़ जैसा दिख रहा है ये कुछ इस तरह से है, OC2H5 और यहाँ पे भी है C2H5, ठीक है ना, फाइन। तो ये हो गया आपका डाइथाइल ईथर। बट आपको पता है कि ये तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स वाला रिएक्शन है ना, यहाँ पे डिहाइड्रेशन अगर होगी तो कैसे होगी, जो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट हो जाएगा इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ, है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर में OH2 पॉजिटिव बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, यहां से एलिमिनेट होगा, तो आपके पास इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की भी पॉसिबिलिटी रहती है यहां पे। अब फैक्चुअली क्या पाया जाता है, रिएक्शन जब हम करते हैं लेबोरेटरी में या इसको इंडस्ट्री में करते हैं तो क्या पाया जाता है कि हमारा जो डाई इथाइल ईथर बना है ये बना है 75%, ओके, 75% प्रोडक्ट आपका डाइथाइल ईथर बनता है, 25% प्रोडक्ट हमारा ये वाला भी बन जाता है, एलिमिनेशन वाला भी 25% प्रोडक्ट बनता है, ओके। तो जितना सिंपल आप यहां पे एक अल्कोहल यूज करोगे, जितना छोटा अल्कोहल यहां पे यूज करोगे, उतना बेटर आपका यील्ड आएगा, क्योंकि वहां पे एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एक केस। अब जनता, जैसे ही मैंने यहां पे लिया एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, जैसे ही यहां पे लिया मैंने एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो पता है क्या होता है, प्रोडक्ट्स बना देते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है, एक ये ईथर है पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी ऑब्वियसली है ये एलिमिनेशन वाली। इस केस में पता है क्या होता है, 0% ईथर, 100% एलिमिनेशन। जैसे ही कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी आई, एलिमिनेशन। आपको पता है 1 डिग्री अल्कोहल्स में 1 डिग्री कार्बोकेटायन जो बनता है इतना अच्छा नहीं होता, तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन जब बन रहा था हमारा, तो हमारे पास सिर्फ 25% एलिमिनेशन प्रोडक्ट आया, 75% हमारा आ गया था ईथर। जब हमने मीथेनॉल लिया वहां पे एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली यही हमारा 100% बना था, डाइमिथाइल ईथर। अब यहां क्या हुआ, यहां पे आपके पास बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन ठीक ठाक सा होता है, तो इसलिए यहां पे ईथर बनता ही नहीं है और आपका बन जाता है एल्कीन। तो ये कौन सा रिएक्शन है आपका, डिहाइड्रेशन का रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन, कैसी डिहाइड्रेशन है ये, इसको हम बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, अब आपको समझ आ गया कि आपको एलिमिनेशन तो पता ही थी कि देती है, साथ में आपको पता लग गया कि ईथर का सिंथेसिस भी हो सकता है अगर आप एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन करते हो तो, ठीक है जनता, वेरी नाइस। तो ये हो गया आपका एक और ईथर का प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर ईथर्स, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज रिवाइज कराता हूं आपको, ये भी हमने कुछ टाइम पहले की थी, जो हमारा अल्कोहल्स का बिल्कुल सेकंड वाला लेक्चर था, उसमें डायोल की प्रिपरेशन के टाइम पे ये मैंने आपको कराया था रिएक्शन। कौन सा कराया था, प्रिपरेशन ऑफ इपोक्साइड्स। तो दोबारा से फटाफट रिवाइज कराता हूं, अभी 2-3 लेक्चर पहले ही कराया था बाय द वे। तो इपोक्साइड्स कैसे होते हैं जी, कार्बन के साथ कार्बन, उन दोनों के ऊपर एक ऑक्सीजन। अब इन कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, जो भी होने हो सकते हैं, इट इज फाइन, ठीक है। तो अगर सिर्फ इतना ही है ना, अगर सिर्फ इतना ही है CH2 और उसके ऊपर ऑक्सीजन, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन, ओके। ये हो गया एक स्पेसिफिक इपोक्साइड। जनरली कोई भी इपोक्साइड कौन सी होती है, जिसमें कार्बन, दो साथ वाले कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन लगा हुआ इस तरह से, और इन कार्बन्स पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। सो दोज आर जनरल इपोक्साइड्स, दिस इज अ स्पेसिफिक इपोक्साइड दैट इज ऑक्सीरेन, ओके। तो ये किस में आते हैं, साइक्लिक ईथर्स की कैटेगरी में आते हैं। जनरली साइक्लिक ईथर्स कैसे हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं, बड़े लंबे चौड़े, कोई भी कार्बन की चेन हो, इसमें ना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन, मतलब 3 कार्बन और हैं, ऑक्सीजन है यहाँ पे, इस तरह से साइक्लिक ईथर किसी भी तरह के हो सकते हैं। जो ये 3 मेंबर वाले साइक्लिक ईथर होते हैं, इनको बोलते हैं इपोक्साइड्स। हो गया रिवाइज। अच्छा, अब इनको क्रिएट करने के लिए हमने क्या रिएजेंट यूज किया था, क्या सबस्ट्रेट यूज किया था। इस तरह की चीज को क्रिएट करने के लिए हम लेते हैं एक एल्कीन, और एल्कीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं किसको, बताओ बताओ, ये याद है,
मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ये क्या है जी आपका? ये है आपका एक पेरोक्सी एसिड। ऑलराइट, ये क्या है आपका? ये है आपका पेरोक्सी एसिड। यस, पेरोक्सी एसिड, समझते हो? तो पेरोक्सी एसिड क्या करता है, कैसा दिखता है पेरोक्सी एसिड? मैं दोबारा से रिवाइज ही करा रहा हूं आपको ये, क्योंकि हम कर चुके हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ ओ एच, इस तरह से होती है ना। तो यहां पे होता क्या है? साइक्लिक सा मैकेनिज्म होता है, साइक्लिक सा मैकेनिज्म होता है। यहां पे मैं फटाफट से बनाने की कोशिश करता हूं। तो बेसिकली ये वाला जो कार्बन है इधर जाता है, ये वाला कार्बन इधर जाता है, ये वाला ऑक्सीजन इधर रह जाता है, और बाकी आपके पास क्या चीज बचती है? यहां से बच जाता है आपका RCOOH, यानी कि एक नॉर्मल सा एसिड बच जाता है, और ये जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड के ऊपर दोनों साइड से लग जाता है, तो आपके पास बन जाती है इस तरह की एक इपॉक्साइड। किया था अपन ने, रिवाइज कर लेना, फॉर्मेशन ऑफ डायोल्स में किया था। उसके बाद इसके ऊपर हम OH मॉलिक्यूल कैसे डाल रहे थे? या तो पानी में डाल देते थे, है ना, H2O डाल दो, इसमें एसिड कैटलाइज डाल दो या बेस कैटलाइज डाल दो, इसको हम उस तरह से खोल के डायोल बना देते थे, है ना जी। तो ये आपका एक रिएक्शन होता है प्रिपरेशन ऑफ इपॉक्साइड्स का वाया पेरोक्सी एसिड। मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, तो ये खुद से आपने रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अल्कोहल्स के सेकंड लेक्चर में किया था ये अपन ने, बढ़िया। अब जनता एक फंडा बताता हूं, आज की क्लास का आई थिंक ये लास्ट फंडा होने वाला है। 1 घंटे की क्लास रखेंगे, बड़ी क्रिस्प एंड क्लियर, ठीक है। यार ये माइक देखो, रोड का माइक है, अच्छा माइक है, बट इतना भारी सारा है ना, ये पूरी टी शर्ट मरोड़ के रख देता है। ये टी शर्ट पे लगाओ, टी शर्ट ऐसे लटकने लग जाती है अजीब सी। तो इनको थोड़ा अच्छा बेटर लाइट वेट माइक बनाना चाहिए यार, ये वाला ना बहुत ही भारी सा है। एनीवे, तो अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं जी? यहां पे हम कर सकते हैं ओपनिंग ऑफ ईथर्स, ठीक है। ओपनिंग ऑफ ईथर्स किस तरह से होती है? 2 तरह से हो सकती है ओपनिंग ऑफ ईथर्स। एक हो सकती है एसिड कैटलाइज्ड, ओके, एक होती है एसिड कैटलाइज्ड ओपनिंग ऑफ ईथर, और दूसरी हो सकती है आपकी बेस कैटलाइज्ड। अब ये दो जो चीजें हैं ना, ये बहुत अलग हैं एक दूसरे से। एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड ओपनिंग जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। कैसे अलग है मैं वो समझाता हूं। आप ऐसा लो, एक ऐसा यही जो हमने पिछले स्टेप में बनाया था इपॉक्साइड, वो ले लो दोनों केस में, ठीक है। दोनों केस में ये ले लो, फाइन। अब एक केस में हम क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं इसकी एसिड कैटलाइज्ड मटेरियल से। तो आपने पानी के अंदर थोड़ा सा मान लो HCl या H2SO4 कुछ तो डाल दिया, फाइन। तो यहां पे होता क्या है जी, आप सबको पता है, अगर मैंने ऑक्सीजन की स्पीशीज में H पॉजिटिव डाला है तो यहां से क्या बनेगा? यहां से आपके पास बन जाएगा एक इस तरह का OH पॉजिटिव वाली स्पीशीज, ओके फाइन। यहां पे भी वो बना देते हैं, अच्छा यहां पे नहीं बनाएंगे, यहां पे बेस कैटलाइज करना है। यहां पे ये बन गई स्पीशीज। अब इसके बाद करना है क्या है कि हमारा जो H2O है, H2O का जो ऑक्सीजन है जिसके पास 2 लोन पेयर है, वो अपना एक लोन पेयर लेके इसको अप्रोच करना चाहेगा, ठीक है। अब ये अप्रोच या तो करेगा इस साइड से या तो करेगा इस साइड से। लेट अस कॉल दिस 1, लेट अस कॉल दिस 2, ओके, लेट अस कॉल इट 1 and 2। अब आपको मुझे ये बताना है कि इन दोनों में से कहां पे अटैक करेगा ये वाला वाटर मॉलिक्यूल, 1 पे अटैक करेगा या 2 पे अटैक करेगा। इसको इमेजिन कैसे करना है मैं वो बता देता हूं। इसको इमेजिन आप ऐसे करो, मान लो ये आपके पास ईथर था, है ना, ये इपॉक्साइड बनी थी, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रखा है हाइड्रोजन की वजह से। अब अगर आप इस बॉन्ड को इधर से तोड़ते हो, अगर आप इस बॉन्ड को इधर से तोड़ते हो तो आपके पास बनता है एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन। यस, अगर आपने इस साइड से तोड़ा होता, मान लो आपने तोड़ा होता राइट हैंड साइड से, यहां से अगर तोड़ा होता, इसका यहां बना देते हैं स्ट्रक्चर लाल रंग में, तो आपके पास बन जाता कुछ इस तरह का। ये है क्या? 1 डिग्री कार्बोकेटायन है आपका। अब दोनों में से कौन सा बेटर है? कार्बोकेटायन अगर बन रहा है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज अगर बन रही है, तो ऑब्वियसली दिस वन इज बेटर। 1 डिग्री वाला तो आप कार्बोकेटायन नहीं बनाते होते, है ना। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज बेटर, इसीलिए यहां पे जो अटैक होगा यहां से होगा, यहां से अटैक नहीं होगा।
ये जो H2O है उस साइड से अटैक करेगा जहां पे आपका कार्बोकेटायन अगर बनता तो ज्यादा स्टेबल वाला बनता। ठीक है, तो एसिड कैटलाइज्ड के केस में क्योंकि आप स्ट्रक्चर को एक पॉजिटिव कैरेक्टर दे रहे हो, आपको उस साइड पे अटैक करना है जहां पे पॉजिटिव कैरेक्टर स्टेबल होगा। जाके आपको उस साइड पे अटैक करना है जहां पे पॉजिटिव कैरेक्टर अगर बनता है तो स्टेबल वाला बनता है। ठीक है जनता, समझे बात को? तो यहां पे आपका जब अटैक हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आपको ओरिजिनल ईथर था उसका OH ग्रुप, और जो पानी का मॉलिक्यूल आपने लगाया, मैं ब्लू कलर से लगा देता हूं ताकि अलग से दिखता रहे, वो इधर बनेगा, है ना। अब ये OH2 पॉजिटिव होगा, ठीक है, एक H पॉजिटिव आप पानी में वापस फेंक दो तो ये यहां पे OH बन जाएगा। ठीक है, तो एसिड कैटलाइज्ड के केस में याद रखना है कि जो वाटर अटैक करता है या कोई भी एसिड कैटलिसिस के चीज में अगर H पॉजिटिव आपके पास प्रेजेंट है, यहां पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे H2O है, यहाँ पे ROH भी हो सकता है, यहाँ पे कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो H पॉजिटिव अगर प्रेजेंट है ये इपॉक्साइड के केस में, अगर आपने उसको कोई न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराया तो वो मोर हिंडर्ड साइड पे जाके अटैक करता है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एसिड कैटलाइज में आपको याद क्या रखना है। एसिड कैटलाइज में आपको याद रखना है यू गेट अ मोर हिंडर्ड अटैक। हिंडर्ड समझते हो ना, जहां ज्यादा भीड़ है उस साइड पे अटैक होता है, क्योंकि जहां ज्यादा भीड़ होगी वहां पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, है ना। कार्बोकेटायन इस साइड पे बनता तो ज्यादा स्टेबल वाला बनता। तो ये आपने याद रखना है कि एसिड कैटलाइज्ड ओपन में मोर हिंडर्ड साइड गेट्स अटैक्ड। ठीक है जनता, 1 घंटा हो चुका है, मुझे पता है आप आजकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासेस में काफी ध्यान दे रहे हो, है ना। तो मेहनत करते रहना, इनऑर्गेनिक पे अच्छे से ध्यान दे देना। आई होप आपको क्लासेस का मजा आ रहा है। ये क्लास आज इधर ही खत्म करते हैं। अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, आपको बेस कैटलाइज्ड ओपनिंग ऑफ ईथर दिखाऊंगा। कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे हम इसी के, एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड्स के। फिर उसके अलावा ईथर का सिंथेसिस का थोड़ा और डिटेल डिस्कस करेंगे। H2SO4 का कैसा रिएक्शन होता है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे अल्कोहल्स के साथ, वो डिस्कस करेंगे। और अगर टाइम बचा अगली क्लास में तो फिनॉल्स के प्रेपरेशन के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, तो जनता आज की क्लास में इतनी ही रखते हैं आज की क्लास। अगर आपको मजा आया हो तो लाइक बटन दबा देना, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके बता देना। कुछ भी कमेंट करके जाया करो यार, अच्छा लगता है कमेंट करते हो। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।